भाइयों, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आप सब लोग हमारे साथ आए। बस एक एहसान मुझ पर कर दें। मैं आज ही ये घर छोड़ना चाहता हूँ, तो आप लोग ज़रा मेरे साथ सामान बांधने में मेरी मदद कर दें, ताकि आज के दिन के उजाले में ये यहाँ से सामान उठाकर अपने भाई के घर ले जाऊँ, क्योंकि आप सब लोगों की मदद से सामान जल्दी ही बन जाएगा। बाबा ने बोला, जी जी अशरफ भाई, क्यों नहीं, हम करवा देते हैं। और फिर सब लोग अशरफ भाई का सामान बांधने में लग गए और हम तीनों भाई भी इनकी मदद करने में मसरूफ़ हो गए। और तकरीबन पौने घंटे बाद सब सामान सिमट गया और बाबा बोले, लो अशरफ भाई, अब सामान आप जाकर ट्रक ले आए ताकि हम सामान उसमें लो। भाई बोले, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बस अभी ट्रक लेकर आता हूँ। ये कहकर अशरफ भाई ट्रक लेने चले गए। इस दौरान बाबा और इनके दोस्त वगैरह सब सहन में बैठ गए और तय खाने के बारे में बातें करने लगे। एक आदमी बोला, रियाज भाई, ये तय खाना तो लगता है कई सालों से इस्तेमाल में नहीं था। तो बाबा बोले, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। जब से हमने ये घर बनाया है तब से ये तहखाना कभी हमने इस्तेमाल नहीं किया, बस बनाकर ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि हमारा तो सारी तवज्जो ऊपर वाली मंजिल पर थी और बहुत ही मुश्किलों से ये ग्राउंड फ्लोर और ऊपर के दोनों मंजिलें मुकम्मल की थी। और बस यही सोचा था कि तहखाने को स्टोर रूम की जगह में इस्तेमाल कर लेंगे और पुराना सामान वगैरह इसमें रख लिया जाएगा। तो बाबा के दोस्त बोला, तो रियाज भाई, आप कम से कम तहखाने में बिजली का काम ही करवा लेते और कुछ नहीं तो एक दो बल्ब या ट्यूबलाइट ही लगवा देते। बाबा ने कहा, बस ऊपर के पोर्शन के सब काम लगाते लगाते पैसे ही ख़त्म हो गए और सोचा कि जब हम इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो बाकी छोटे मोटे काम भी करवा लेंगे। बस इसी वजह से ये गलती हो गई। और आप सही कह रहे हैं, कम से कम तहखाने में लाइटें ज़रूर लगवानी चाहिए। तो बाबा का दोस्त बोला, चलो छोड़ो रियाज भाई, अब जो होना था सब हो गया, लेकिन आपको पूरी तवज्जो बेसमेंट की तरफ लगानी होगी, वरना तो ये जो कुछ भी आज हमने देखा है कहीं ये और ज़्यादा ना बढ़ जाए। और अगर ऐसा हुआ तो ये घर किसी के रहने के काबिल नहीं रहेगा और अल्लाह न करे कि किसी को अगर कोई जानी नुकसान हो जाए, तो ऐसे में लोग तरह तरह की बातें करेंगे आप इस घर के बारे में और ये घर सिर्फ एक खंडर की तरह लगेगा। बाबा बोले, नहीं नहीं, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। ये घर मेरे वालिद मरहूम ने अपने हाथों से बनाया था मेरे साथ मिलकर, और ये घर एक लिहाज से मेरे वालिद मरहूम की निशानी भी है, क्योंकि इस घर की हर दरो दीवार पर मेरे वालिद मरहूम के हाथों की ईंटें लगी हुई हैं और मैं अपने वालिद मरहूम की निशानी को ऐसे ही बदनाम नहीं होने दूंगा इंशाअल्लाह। और वैसे भी कुछ महीनों तक मेरी फैमिली ने भी इधर शिफ्ट होना है, तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी फैमिली को कोई नुकसान हो। इंशाअल्लाह मैं कल से ही इस तहखाने को मुकम्मल करना शुरू करवाता हूँ। इतने में दरवाजे पर एक गाड़ी के आकर रुकने की आवाज़ आई और सब ने देखा कि अशरफ भाई आ गए हैं। और कुछ सेकंड बाद ही एक ट्रक के आकर रुकने की आवाज़ आई और अशरफ भाई ने अंदर आते हुए बोला कि ट्रक आ गया है, लेकिन मैं पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बाबा ने हैरत से कहा, जी जी अशरफ भाई बोले। तो अशरफ भाई ने कहा, ये ट्रक मैं इसे अड्डे से लेकर आया हूँ जहाँ से सुबह वो मज़दूरों को लाया था। तो मैंने देखा कि वो एक मज़दूर भी वहाँ खड़ा था जिसको हम बेसमेंट में ढूंढ रहे थे। तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि ये भी ठीक है। तो मैंने फ़ौरन इसको अपने पास बुला लिया, फिर इसका हाल चाल पूछा और इससे सुबह वाले वाक़े के बारे में पूछा। तो वो बहुत घबरा गया और वो बहुत डरा हुआ भी था। फिर इसने घबराते हुए बताया कि जब वो इसका साथी, जिसे मैं सुबह अस्पताल छोड़कर आया था, ये दोनों जब बेसमेंट की दीवार पर सीमेंट लगाने लगे तो एक बहुत ही खौफनाक आवाज़ इनको तहखाने के अंदर से आई, जैसे कोई वो हमारी आवाज़ में चीखा हो। इसके बाद तहखाने की दीवार एक साइड से खुद ही गिर पड़ी और तो वो दोनों डर गए और कुछ देर वैसे ही खड़े रहे। फिर जब इसका साथी जो अस्पताल में है वो तहखाने में ईंटें उठाने के लिए अभी पहली सीढ़ी पर उतरा ही था कि एक खौफनाक सी शक्ल वाली औरत बेसमेंट से निकलकर इनके सामने आ गई।
جس کو دیکھ کر اس کا ساتھی فوراً ہی بے ہوش ہو کر ادھر ہی گر پڑا اور یہ کلمہ پڑھتا ہوا وہاں سے باہر کی طرف بھاگ گیا تھا۔ واپس اڈے پر چلا گیا، لیکن اڈے پر اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ تو میں نے بولا اس سے بولا کہ خدا کا شکر ہے کہ تم بھی سلامت ہو، اور اس نے مجھے پوچھا کہ کیا اس کا دوست بھی ٹھیک ہے جو بے ہوش ہوا تھا۔ تو میں نے بولا ہاں اللہ کا شکر ہے تمہارا دوست بھی ٹھیک ہے اور بخار کی شدت کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہے، پر ڈاکٹر کہتے ہیں جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر میں نے اسے کچھ پیسے دیے اور اسے وہاں سے ٹرک لے کر آیا ہوں۔ اشرف کی بات سن کر بابا نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے کہ دونوں مزدور ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد بابا نے کہا چلو ابھی سامان لوڈ کرتے ہیں، آ جاؤ سب اور سامان ٹرک پر لوڈ کرواتے ہیں۔ ہم تینوں بھائی بھی پھر سے سب کی مدد کرنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص سگریٹ پیتا ہوا اندر آیا اور ٹرک ڈرائیور تھا اور باقی ہم سب لوگ سامان لوڈ کرنے میں مصروف تھے۔ سامان کافی تھا اور بہت سے گتے کے کارٹن تھے جس میں ہم نے برتن وغیرہ پیک کیے تھے۔ پھر میں نے ایک کارٹن اٹھایا اور ٹرک کے پیچھے حصے میں سوار بابا کے دوست کو پکڑا کر واپس دوسرا اٹھانے جا رہا تھا کہ میری نظر اس ٹرک ڈرائیور پر پڑی جو سگریٹ پیتا ہوا گھر کا معائنہ کرتے ہوئے بیسمنٹ کی طرف بڑھ رہا تھا، اور بڑھتے ہوئے وہ بالکل ان ٹوٹی ہوئی بیسمنٹ کی دیوار کی اینٹوں پر جا کر کھڑا ہو گیا تھا، اور پھر سگریٹ منہ میں لیتے ہوئے آدھا جھک کر بیسمنٹ کے اندر جھانکنے لگا جیسے وہ تہہ خانے کا بھی معائنہ کر رہا ہو۔ ابھی میں اسے دیکھ کر واپس باہر کی طرف پلٹا ہی تھا کہ اتنے میں بہت تیز اینٹیں گرنے کی آواز آئی جیسے کوئی دیوار گری ہو۔ تو میں اور میرے بھائی اور دوسرے لوگ جو سامان اٹھا رہے تھے اچانک سے چونک گئے، اور سب نے اسی وقت ادھر ہی دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی۔ تو پتہ چلا ٹرک ڈرائیور کچھ اینٹوں کے ساتھ بیسمنٹ میں گر گیا تھا اور درد سے چیخ رہا تھا۔ تو فوراً سب لوگ بیسمنٹ کی طرف بھاگے اور دیکھا ٹرک ڈرائیور بری طرح سے زخمی تھا اور اس کا سر پھٹ چکا تھا، سر سے بہت زیادہ خون نکل رہا تھا۔ بابا اور باقی لوگوں نے اس کو تہہ خانے سے باہر نکالا اور ایک جگہ پر بٹھایا، اس کو پانی پلایا، اور اشرف بھائی نے فوراً ایک کپڑا رول کر کے اس کے سر پر رکھ دیا، اور 1 منٹ کے بعد ڈرائیور کانپتی ہوئی آواز میں بولا کہ نیچے کوئی چیز ہے، جس نے اسے اچانک ٹانگوں سے پکڑ کر نیچے کی طرف کھینچ لیا تھا جس سے وہ گر پڑا۔ اب سب لوگ ایک بار پھر سے پریشان ہو گئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں بابا بولے اشرف بھائی جلدی سے ایک اور کپڑا لائیں اور اس کے سر پر پٹی باندھ دیں تاکہ اس کا اور خون نہ نکلے۔ تو اشرف بھائی نے فوراً ایسا ہی کیا اور ایک کپڑا لیا اور ڈرائیور کے سر پر مضبوطی سے باندھ دیا۔ پھر اچانک ایک آدمی جو کہ عین تہہ خانے کے سامنے کھڑا تھا وہ بھاگ کر سب کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا جیسے وہ کسی چیز سے ڈر گیا ہو۔ تو اسے دیکھ کر بابا بولے اب تمہیں کیا ہوا؟ وہ کچھ سیکنڈ چپ رہتے ہوئے بیسمنٹ کی طرف ایسے ہی دیکھتا رہا، پھر بولا ریاض بھائی مجھے ابھی گھر جانا ہے۔ بابا نے کہا کیوں کیا ہوا اور تم اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ تو اس آدمی نے کہا جب آپ اشرف بھائی کو کپڑے کا کہہ رہے تھے تو میں نے تہہ خانے کی طرف دیکھا تو کوئی سیڑھیوں پر تھا اور وہ سیڑھیوں پر گرا ڈرائیور کا خون چاٹ رہا تھا، اس لیے میں جلدی سے آپ کی سائیڈ پر آ گیا۔ یہ سنتے ہی بابا اور 2-3 لوگوں نے جا کر بیسمنٹ کی طرف دیکھا تو نیچے سیڑھیوں پر کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر بابا نے کہا چلو جلدی سے سامان اٹھاؤ اور بس ہم سب چلے جائیں گے یہاں سے۔ پھر بابا نے ڈرائیور کو پوچھا بھائی اگر آپ کہیں تو آپ کو واپس اڈے پر چھوڑ آئیں یا آپ کو ہسپتال چھوڑ آئیں؟ ڈرائیور نے کہا نہیں میں ٹھیک ہوں، بس آپ لوگ جلدی سے سامان لوڈ کر لیں، پھر یہاں سے جانے کے بعد میں ہسپتال چلا جاؤں گا، اور بس آپ مجھے ٹرک پر سوار کروا دینا، باقی میں چلا تو لوں گا ٹرک، آپ لوگ میری فکر مت کریں، لیکن تھوڑا جلدی سامان لوڈ کر لیں۔ اس کے بعد سب نے جلدی سامان لوڈ کیا۔ بابا اور اشرف بھائی نے ڈرائیور کو اٹھایا اور ٹرک میں سوار کروا دیا اور بابا نے گھر کو تالا لگا دیا۔ پھر بعد میں بابا اور بھائی اور باقی لوگ جو بابا کے ساتھ تھے وہاں سے چلنے لگے۔ بابا نے ایک بار پھر اس ٹرک ڈرائیور سے پوچھا کہ استاد جی آپ چلا تو لیں گے نا ٹرک؟ تو ڈرائیور بولا ہاں کوئی مسئلہ نہیں، میں چلا سکتا ہوں، سر کو چوٹ لگی ہے اللہ کا شکر ہے ہاتھ پاؤں سلامت ہے۔
कुछ फ्रैक्चर नहीं हुआ वरना मुश्किल हो जाती, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर जलन हो रही है, पर कोई बात नहीं, चला लूँगा। ये कहने के बाद वो बेचारा ज़ख्मी ड्राइवर भी बहुत ही हिम्मत करके अशरफ भाई का सामान लेकर चला गया और हम सब अपने पुराने घर की तरफ चले आए। आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। बाबा भी अपने दोस्तों के साथ साथ चलते हुए आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। इस तय खाने के बारे में कुछ मशवरा दे रहा था, कोई कुछ मशवरा दे रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। और इतने में बाबा के एक दोस्त रहमान अंकल ने बाबा को बताया कि कालम साहब हबीब साहब हैं, वो ऐसी चीज़ों को आसानी से हैंडल करते हैं, यहाँ से भगा सकते हैं। तो बाबा ने हैरत से रहमान अंकल की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा तो फिर जल्दी बताओ वो आलम हबीब साहब मुझे कहाँ मिलेंगे। फिर रहमान अंकल ने बाबा को आलम हबीब साहब के मदरसे और रहाइश के बारे में मुकम्मल बताया। वो मदरसा तो मेरे दोस्त एजाज के घर के करीब लगता है, मैं जल्द से जल्द आलम साहब से मिलूँगा। फिर बाबा ने हम तीनों भाइयों को बोला, यहाँ जो कुछ भी हुआ है घर जाकर किसी से इस बात का जिक्र ना करना, और ख़ास तौर पर अपनी अम्मी से, क्योंकि वो पहले ही बहुत घर के बारे में परेशान रहती है, और अगर ऐसे ही मैं इनको ये सब पता चलेगा तो वो कभी इस घर में शिफ्ट होने के बारे में नहीं सोचेगी। और तुम सबको पता है आज नहीं तो कल हमें इसी घर में आकर रहना है, और वो जो भी शैतानी चीज़ें इस तहखाने में हैं बस गई हैं, इनको वहाँ से हमेशा के लिए भगाना है, क्योंकि हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, मुसलमान हैं, और अल्लाह के सिवा हम किसी को ताकतवर नहीं समझते। वो घर हमारा है और इंशाअल्लाह हम शैतानी चीज़ों को वहाँ से भगा देंगे। मैं आज ही आलम हबीब साहब से इस बारे में बात करूँगा। ये बात करते हुए बाबा बहुत ही जलाले लग रहे थे। तो मेरा बड़ा भाई बोला, जी बाबा इंशाअल्लाह आप हमें फिक्र मत करें, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे जब तक सब ठीक हो जाए। बाबा ने हम दोनों भाइयों की तरफ देखते हुए कहा, क्यों सही कहा ना मैंने? तो हम दोनों भाइयों ने भी कहा, हाँ बाबा आप बेफिक्र हो जाएं। हम सब अपने पुराने घर में और पहुँचे, और बाबा ने कासम भाई को बोला कि तुम अपने भाइयों को लेकर अंदर जाओ, और मैं आलम भाई आदिल भाई और आलम साहब के पास जा रहे हैं। आदिल भाई हमारे साथ हमसाए भी थे और बचपन से बाबा के दोस्त भी थे, और वो इस मामले में बाबा के साथ बेसमेंट में भी गए थे। सुबह जब अशरफ भाई हम सब को लेकर हमारे नए घर गए थे, तो फिर बाबा और आदिल भाई आलम साहब से मिलने के लिए चले गए, और हम तीनों भाई अंदर चले गए। जैसे ही घर में दाखिल हुए तो अम्मी ने हमें देखते ही पूछा कि तुम सब लोग कहाँ रह गए थे। इतने में भाई ने बोला, अम्मी हम लोग अशरफ भाई का सामान उठवा रहे थे। तो अम्मी बोली, अशरफ भाई ने मकान खाली कर दिया? भाई ने कहा, जी अम्मी, उनके अपने मकान का बंदोबस्त हो गया था ना, इस वजह से वो चले गए, और बाबा आदिल भाई को साथ लेकर डीलर के पास गए हैं, क्योंकि बाबा ने बोला था कि मुझे डीलर से कुछ काम है तो मैं कुछ देर में आ जाऊंगा। इस तरह भाई ने अम्मी से अशरफ भाई के मकान छोड़ने की वजह छुपा ली, और बाबा कहाँ गए हैं वो ये बात भी छुपा ली। फिर अम्मी बोली, अच्छा ठीक है, मैं तो ऐसे ही परेशान हो रही थी, चलो तुम्हारे बाबा आए तो इनको बताना कि एक दफ्तर से कोई आदमी इनसे मिलने आया था। भाई ने बोला, जी अम्मी मैं बता दूंगा। और इसके बाद हम सब अपने काम में लग गए। बाबा से वापस आए तो अम्मी बाबा से कहने लगी, खैरियत तो है ना? बाबा ने कहा, हाँ मैं सब ठीक है। अम्मी ने कहा, कासिम ने बताया कि अशरफ भाई ने भी मकान खाली कर दिया। बाबा ने कहा, हाँ वो लोग अपने भाई के घर चले गए हैं, क्योंकि हमारे घर में वो बोर होने लगे थे, तो इस वजह से उन्होंने कुछ रोज़ पहले ही घर खाली कर दिया। अम्मी बोली, चलो अच्छा ही हुआ, वैसे भी वो बेचारे इस घर में अकेले ही रहते थे, और आसपास इतने घर वगैरह जो नहीं बने, बोर तो होना ही था। बाबा ने कहा, हाँ इसी वजह से वो लोग चले गए वहाँ से। और बाबा ने अम्मी को और कुछ ना बताया। फिर जब अम्मी अपने कमरे में चली गई तो भाई ने बोला, जी बाबा क्या बना? आलम साहब से बात हुई आपकी? तो बाबा ने बताया कि हाँ मैंने आलम साहब को सब कुछ बता दिया इस घर के बारे में और तय खाने के बारे में। आलम साहब ने बोला है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कल हमारे साथ
جا کر اس گھر کا جائزہ لیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو وہی ان چیزوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ واقعی عالم صاحب کوئی پہنچی ہوئی چیز لگ رہی ہیں، میں نے بھائی سے کہا۔ بابا ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو بابا نے کہا ٹھیک ہے، پر اپنی امی کو کچھ نہ بتانا بھائی۔ آپ بولا آپ بے فکر رہیں۔